सो लास्ट टाइम जो है हमने डिस्कशन जो अपनी पैरामीटराइज्ड टेस्टिंग के हवाले से शुरू की थी। उस डिस्कशन करने से पहले लास्ट टाइम जब हम मार्कर्स को डिस्कस कर रहे थे तो एक चीज़ मुझसे थोड़ी सी स्किप हो गई थी, सो मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा। सो जब आप मार्कर्स अप्लाई करते हैं और आप अगर कोई कस्टमाइज्ड मार्कर यहाँ पे पाईटेस्ट में लिखते हैं, सो अगर आपने थोड़ा सा चेक किया हो तो ये आपको एक वार्निंग देता है कि ये जो मार्कर है ये अननोन है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसकी वार्निंग का सलूशन ये है कि आप एक अपने प्रोजेक्ट में एक फाइल क्रिएट करें और उस फाइल में जितनी भी आपने कैटेगरीज डिफाइन करनी है उन सभी कैटेगरीज के जो मार्कर्स हैं वो आप उस फाइल में मेंशन कर दें, ताकि जब आप इसको एग्जीक्यूट करें तो ये मार्कर जो है ये अननोन नहीं हो, बल्कि आपके प्रोग्राम में इसकी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, ताकि आपके तमाम तर मार्कर्स जो हैं कंसिस्टेंट रहें, उनके नाम कंसिस्टेंट हों और हर जगह पे आप एक ही तरह के मार्कर्स यूज कर रहे हों। सो इस वार्निंग को रिमूव करने के लिए करना आपने ये है कि इस प्रोजेक्ट में जाके एक नई फाइल क्रिएट करनी है, दैट इज pytest.ini के नाम से, और इसके अंदर आप अब मार्कर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मेंशन करूँगा कि पाईटेस्ट के रेलेवेंट कोई फाइल है। उसके बाद आप मार्कर्स का एक कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने तमाम मार्कर्स जो हैं वो उनको मेंशन कर देंगे। जैसे स्लो से मुराद ये है कि मार्क टेस्ट केस एज स्लो। तो इसी तरह से अगर आपका कोई और मार्कर है, लेट्स से मे बी कोई स्मोक टेस्टिंग के रेलेवेंट है, मार्क टेस्ट केस स्मोक टेस्ट। तो इस तरह से आप अपने तमाम तर मार्कर्स जो हैं ये एक pytest.ini फाइल में आप उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। और ये स्टोर करने से फ़ायदा ये होगा कि ऑब्वियसली आप आपके प्रोग्राम के लिए ये मार्कर्स अननोन नहीं है, और अगर आप रन करेंगे तो ओके, सो आई थिंक इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर शायद डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे आपने रादर देन इज इक्वल टू यूज करने के यहाँ पे कॉलम को यूज करना, सो अब ये सही तरह से काम करेगा। सो अब आप देखें कि आपको उस तरह की कोई भी वार्निंग जो है वो नहीं मिल रही। सो इस तरह से आप अपने तमाम तर मार्कर्स जो हैं वो इन्हीं फाइल में रख सकते हैं, और इन्हीं फाइल में रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपके वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे आप जब भी उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। सो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी मार्कर्स के हवाले से। अब हम जो है अब पैरामीटराइज्ड टेस्टिंग को देखते हैं। सो लास्ट टाइम हमने पैरामीटराइज्ड टेस्टिंग की डिस्कशन को स्टार्ट किया था। सो आप उनको पैरामीटराइज्ड टेस्ट भी कह सकते हैं या आप उनको डाटा ड्रिवन टेस्ट भी कहा जाता है। यूजुअली टेस्टिंग की जो लैंग्वेज है, जो वोकैबुलरी है उसमें। तो हमने बात की थी कि हमारे पास बहुत से टेस्ट केसेस ऐसे होते हैं जिन्होंने काम तो एक करना होता है, लेकिन ऑब्वियसली आपने उसको डिफरेंट डाटा पे टेस्ट करना होता है। सो अभी तक जो भी हमने सीखा था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपको डिफरेंट तरह के डाटा पर टेस्ट करने के लिए अलग अलग जो हैं वो टेस्ट केसेस डिफाइन करने पड़ते थे,
जो टेस्ट केसेस लग तो एक तरह के होते हैं, लेकिन वो सिर्फ डिफरेंट डाटा पे काम कर रहे होते हैं। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आप अपने एक टेस्ट केस के अंदर जो मल्टीपल असर्ट स्टेटमेंट लिखें। अगर आप उस तरह से भी करेंगे तो वो भी ऑब्वियसली कोई अच्छा टेस्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा। आपका किसी एक डाटा पे लेट्स से वो फेल होता है तो आपके बाकी सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो रन नहीं होंगे। सो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम जो है पैरामीटराइज्ड टेस्ट यूज़ करते हैं। सो पैरामीटराइज्ड टेस्ट को डिस्कस करने से पहले आज हम जो एग्जांपल यूज़ करेंगे दैट विल बी एग्जांपल ऑफ टेनिस। अगर कभी आपने टेनिस देखी हो या आपने थोड़ा सा आपको उसके बारे में नॉलेज हो, सो जो टेनिस का स्कोरिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल सा है। सो जो टेनिस में स्कोर होते हैं तो यूजली 4 बुनियादी स्कोर होते हैं आपके पास। अगर तो किसी ने 0 पॉइंट स्कोर किया है तो उसको हम यूजली कहते हैं लॉग। अगर 1 पॉइंट किसी प्लेयर ने स्कोर किया है तो आप उसको कहते हैं 15। अगर 2 पॉइंट स्कोर हुए हैं तो आप उसको 30 कहते हैं। अगर 3 हैं सो दैट विल बी 40। तो इस तरह से एक जो सेट होता है उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो डिफाइन होते हैं। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हो जाए, लेट्स से 4, सो 4 पे जाके आपके जो पॉइंट्स हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। 4 को हम 50 या 60 नहीं कहेंगे। लेट्स से 4 अगर 3 पॉइंट्स हैं तो इसको हम नंबर्स देने की बजाय हम इस वक्त ये कहेंगे दैट इज एडवांटेज प्लेयर 1। तो 4-3 का मतलब है कि प्लेयर 1 अभी एडवांटेज में है। अगर वो 1 पॉइंट और स्कोर करेगा तो वो ये वाला सेट जो है वो जीत जाएगा। और सिमिलरली अगर 5-3 हो जाता है तो इसका मतलब है विन फॉर प्लेयर 1। एंड इन केस अगर आपके दोनों पॉइंट्स इक्वल्स हो जाते हैं सो उसको हम जो है टेनिस की ज़बान में ड्यूल्स कहते हैं। और जब ड्यूल्स वाली सिचुएशन आती है उसके बाद किसी एक प्लेयर को 2 इकट्ठे पॉइंट स्कोर करना पड़ेंगे तो तब वो जीतेगा। सो अगर तो 4 से लेस हैं, लेट्स से 3-3 हैं, तो फिर हम उनको एग्जैक्ट पॉइंट की टर्म में मेंशन करेंगे 40-40। तो ये थोड़ा सा टेनिस का जो है वो स्कोरिंग सिस्टम होता है। इस तरह से आप स्कोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके पीछे भी एक थोड़ी सी बैकग्राउंड भी है, लेकिन अगर आपको ऑब्वियसली टेनिस में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप उसको देख सकते हैं कैसे स्कोरिंग सिस्टम का बैकग्राउंड क्या है। सो अब जो है हमने इसी एग्जांपल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। आपका जो टेनिस पाई का फंक्शन है और tennis.py की जो स्क्रिप्ट है उसमें एक फंक्शन इम्प्लीमेंट किया गया है जिसको आप 2 प्लेयर्स के पॉइंट्स देते हैं और वो उस पॉइंट्स के अगेंस्ट जो एक्चुअल स्कोर बन रहा है आपका उसको वो रिटर्न कर देता है। सो यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक इम्प्लीमेंट की हुई है। सो इस लॉजिक की डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन अब हम इसको टेस्ट करें। सो यहाँ पे 3 टेस्ट केसेस बुनियादी तौर पे मेंशन हुए हैं और जिसमें आप एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपका जो डाटा है आप स्कोर्स डिफरेंट पास कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप उसको एवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसको अगर मैं रन करूं सो तीनों के तीनों जो टेस्ट केसेस हैं ऑब्वियसली इस केस में पास हो रहे हैं क्योंकि आपके जो स्कोर्स हैं वो सही रिटर्न हो रहे हैं। लेकिन अब हम ये चाहेंगे कि हम रादर देन कि इस तरह के टेस्ट केसेस लिखें क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है स्कोरिंग की।
तो हम ये चाहते हैं कि हम एक ही टेस्ट केस लिखें और उस टेस्ट केस को जो है हम सिर्फ डिफरेंट डाटा पास करें और उन पे वो सिंपल जो असर्शन है वो उन पे परफॉर्म कर दे। सो इसके लिए मैं करने ये जा रहा हूँ, मैं एक अलहदा से टेस्ट स्कोर का फंक्शन बनाने जा रहा हूँ और उसमें मैं यही वाली असर्ट फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो अब ये उसी तरह का टेस्ट केस है। सो इसको अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इसमें मैं कुछ पैरामीटर्स पास कर देता हूँ। लेट्स से प्लेयर 1 पॉइंट्स, प्लेयर 2 पॉइंट्स एंड आपके पास एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होगा। सो ऑब्वियसली स्कोर टेनिस के फंक्शन को हम 2 पॉइंट्स पास करेंगे और जो आपका रिजल्ट है वो एक्चुअल जो भी ये रिटर्न करेगा वो एक्सपेक्टेड स्कोर के इक्वल होगा। सो ये मैंने थोड़ा सा जो है एक मेथड लिखा है जो कि टेनिस स्कोर को टेस्ट करेगा। अब हम चाहेंगे कि हम इसको डिफरेंट तरह का डाटा पास करें और ये एक ही टेस्ट जो फंक्शन है, आपका टेस्ट जो मेथड है, उस सारे टेस्ट डाटा के अगेंस्ट आपको वैल्यूएट करके आपको रिजल्ट्स जो है वो रिटर्न कर दे। सो इसके लिए करना आपने ये है कि आपने यहाँ पे जाके पाईटेस्ट डॉट मार्क एंड यहाँ पे आपके पास पैरामीटराइज का ऑप्शन होगा, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसका जो पहला आर्गुमेंट होता है दैट इज आर्गुमेंट नेम्स, किस फंक्शन को कौन कौन से आर्गुमेंट्स आपने पास करने हैं। सो एज अ स्ट्रिंग में जो भी इसके पैरामीटर्स हैं वो पहले आर्गुमेंट के तौर पे यहाँ पे पास कर देता हूँ और जो इसका सेकंड आर्गुमेंट होगा वो बुनियादी तौर पे एक लिस्ट होती है जिसके अंदर आप अपने तमाम तर टेस्ट केसेस जो हैं वो डिफाइन करते हैं। सो लेट्स से 0 0 के अगेंस्ट मुझे लावॉल मिलना चाहिए एंड आपके पास सिमिलरली जब 1 1 है तो उसके अगेंस्ट आपको 15 ऑल मिलना चाहिए एंड सिमिलरली अगर आपके पास सॉरी 2 2 है, ऑब्वियसली आपको उसके अगेंस्ट 30 ऑल मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने तमाम तर जो भी आपके टेस्ट जिन पे आप इनको वैल्यूएट करना होता है वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर देते हैं। सो अब अगर मैं इसको रन करूँ सो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक टेनिस स्कोर का जो टेस्ट मेथड है उसके अंदर मल्टीपल टेस्ट जो हैं वो रन हो रहे हैं और अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखूं सो मेरे पास सारे जो टेस्ट अभी मैंने रन किए हैं उनकी सारी जो डिटेल यहाँ पे आ गई है। ओके जी, सो इस तरह से आप पैरामीटराइज टेस्ट लिखते हैं और लेट्स से अगर इनमें से किसी एक टेस्ट में भी आपके पास कोई एरर आता है सो आपके सारे जो टेस्ट हैं वो फेल नहीं होंगे बल्कि आपको वो एक्सप्लिसिटली बताएगा कि ये वाला जो टेस्ट केस है ये इस सिचुएशन में फेल हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ये थी और एक्चुअल वैल्यू ये थी और बाकी के सारे जो टेस्ट हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और उनमें कोई भी इशू नहीं होगा। सो इस तरह से आपके जो पैरामीटराइज टेस्ट हैं वो वर्क करते हैं और ऑब्वियसली अब मुझे इस सारे टेस्ट केसेस की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ एडिशनल डिफाइन करने हैं तो यहाँ पे एज अ पैरामीटर में डिफाइन कर सकता हूँ। सो एक फेलियर है, लेट्स से हम इसको करेक्ट कर देते हैं। एरर देगा? नहीं, वो एरर नहीं देगा, लेकिन हमने बात की थी कि
यूजुअली जब मल्टीपल आप assert स्टेटमेंट्स एक ही मेथड के अंदर लिख देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि अगर कोई एक भी फेल हो जाती है तो बाकी सारी एग्जीक्यूट नहीं होती। सो इस तरह का जो टेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा टेस्ट स्ट्रक्चर नहीं समझा जाता। अगर आपने मल्टीपल चीज़ें एवेल्युएट करनी है तो आप उनको अलग-अलग से एवेल्युएट करें। लेकिन जहाँ तक एरर की बात है, वो कोई आपको एरर नहीं देगा, वो टेस्ट केसेस रन हो जाएगा प्रॉपर्ली जिस तरह से वो रन होता है। लेकिन अच्छा जो मॉडल है जी सर। जी हाँ जी, लेकिन अच्छी जो अप्रोच है वो यही है कि आप एक टेस्ट मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक असर्ट लिखें। तो ये जो पैरामीटराइज्ड फंक्शनैलिटी जो हमने यहाँ पे यूज की है, ये यूनिट टेस्टिंग के अंदर अवेलेबल है? जी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो हमने पाई टेस्ट को डिस्कस किया, अब हम इसी एग्जांपल को यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर भी देखते हैं कि उसके अंदर आप ये किस तरह से कर देते हैं। सो पाई टेस्ट में ऑब्वियसली ये बड़ी सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूनिट टेस्ट की बात करें, सो यूनिट टेस्ट में इसको जो करना वो थोड़ा सा डिफरेंट है पाई टेस्ट की निस्बत। सो इसमें हम करके देखते हैं कि यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर आप किस तरह से करते हैं। तो इसके अंदर आप इसी तरह से एक अलग से हम मेथड लिख रहे हैं। सो अब हम करते ये हैं कि अपने तमाम टेस्ट केसेस जो भी आपने लिखने हैं उनकी अब हम एक लिस्ट बना देते हैं। जैसे 00 था हमारे पास, दैट इज लव ऑल, एंड देन आपके पास 11 है, that is 15 all, and similarly आपके पास 22 है, that is 30 all। सो ये टेस्ट केसेस जो हैं आप एक लिस्ट की फॉर्म में हमने डिफाइन कर दिए। अब हम करते हैं कि हम इन टेस्ट केसेस पर एक लूप एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें player 1 points, player 2 points, और आपके पास जो एक्सपेक्टेड स्कोर है आपने टेस्ट केसेस डिफाइन किए हैं, उन पर मैं एक लूप के थ्रू आइटरेशन कर रहा हूं और यहाँ पे मैं सिंपल एक असर्ट अप्लाई कर रहा हूं जिसमें आप स्कोर टेनिस के मेथड को कॉल करेंगे और चेक करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड स्कोर सेम है या नहीं है। सो ये एक अभी सिंपल पाइथोनिक सा वर्जन मैंने लिखा है जिसमें कोई एडिशनल चीज़ नहीं कर रहा। इसमें सिंपल यही है कि टेस्ट केस के एक लिस्ट की फॉर्म में लिख दिए हैं और आप उस लिस्ट को आइटरेट कर रहे हैं और मल्टी जो असर्ट है वो आप कर रहे हैं। सो ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपने एक मेथड के अंदर मल्टीपल असर्ट्स लिखे हों। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ऑब्वियसली इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि आपको ये इसके अंदर चूंकि मल्टीपल मेथड्स मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल रिजल्ट दे रहा है, आपको सभी की लैदा से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। और इन केस अगर आपका कोई टेस्ट केस फेल होता है तो उस केस में भी यही होगा कि आप ऑब्वियसली ये वाला फेल हुआ है तो आपके सारे टेस्ट केसेस रन नहीं हुए, इसके बाद वाले जो हैं वो रन नहीं हो सके। सो अभी तक अगर हम इस तरह से करते हैं तो डिसएडवांटेज वही है कि आप के जो तमाम तरह टेस्ट केसेस हैं वो एज एक टेस्ट केस ट्रीट हो रहे हैं, अलग-अलग ट्रीट नहीं हो रहे जो आप इसको डाटा फीड कर रहे हैं। सो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसके अंदर सब टेस्ट बनाएं। सो यूनिट टेस्ट में एक मेथड अवेलेबल है दैट इज सब टेस्ट। इसको आप पास करें
आर्गुमेंट्स जो भी आपने प्रोवाइड करने हैं, सो ये 3 आपके पास आर्गुमेंट्स हैं। सो ये थोड़ी सी कन्वेंशन है जो फॉलो की जाती है यूनिट टेस्ट में केसेस को लिखने के लिए। सो इस तरह से आपने उसके अंदर सब टेस्ट बना देने हैं। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, सो आप ये देख सकते हैं आप वो प्रॉपर रन हो रहे हैं सारे के सारे, और ऑब्वियसली जो एक फेल हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। सो इस तरह से आप यूनिट टेस्ट के अंदर भी एक ही टेस्ट केस के अंदर जो है वो मल्टीपल डाटा के अगेंस्ट आप टेस्ट कर सकते हैं। सो दोनों में से अगर आप पाई टेस्ट और यूनिट टेस्ट को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली पाई टेस्ट में ये चीज़ करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, रादर देन कि आप एक लूप लिखें और खुद से उनके थ्रू आइटरेट करें। ओके जी, सो क्लियर है ये? इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो वो यहाँ पे पूछ लें मुझसे। ये चीज़ समझ में आ गई है? अब एक जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं, समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है कि हम जो हैं आपके जो टेस्ट केसेस हैं, ऑब्वियसली आपके जो टेस्ट रिजल्ट हैं वो यहाँ पे तो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हम सम सिचुएशंस में चाहेंगे कि आप इनकी एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करें और वो रिपोर्ट सम हो आपको कहीं पे प्रेजेंट करनी पड़ सकती है। सो उसके लिए आप कर ये सकते हैं, आपके पास एक पिप का एक पैकेज अवेलेबल है, दैट इज रिपोर्ट बाय HTML के नाम से। सो इफ मैं ओपन करूं पाई टेस्ट के प्रोजेक्ट को, सो अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे जो भी टेस्ट केसेस मैंने एग्जीक्यूट किए हैं मैं इनकी एक अच्छी सी रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर दूं। सो आपके पास एक पैकेज अवेलेबल है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज PyTest HTML के नाम से। इस पैकेज को जब आप इंस्टॉल करेंगे सो ऑब्वियसली आप के जो भी टेस्ट केसेस अब रन हो रहे हैं आप उनको एक HTML रिपोर्ट उसकी जनरेट कर सकते हैं। सो अब मैंने इसको एग्जीक्यूट जिस तरह हम करते थे वैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा, और यहाँ पे मैं एक एडिशनल पैरामीटर पास कर दूंगा, दैट इज HTML इज इक्वल टू report.html। सो अब अगर आप इसको रन करें सो उसने एक अलग से आपकी जो फाइल है वो जनरेट कर दी है, सो दैट इज report.html, और वो फाइल मुझे यहाँ पे मिल जानी चाहिए। अब आप देखें तो आपके पास ये वाली फाइल यहाँ पे आ चुकी है, और अगर इसको मैं ओपन करूं सो आपके पास ये तमाम जो टेस्ट केसेस हैं वो यहाँ पे एक HTML फाइल की फॉर्म में आपके पास सामने आ गए हैं, जिसमें पास्ट केसेस और ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड पैसेज स्किप्ड कौन से हैं और उनकी ड्यूरेशन क्या है, वो सारी डिटेल जो है वो आपके पास आ गई हैं। अगर आपने कुछ लॉग्स मेंटेन किए हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इस तरह से आप एक रिपोर्ट्स अगर आप जनरेट करना चाहें अपने तमाम तरह टेस्ट केसेस की तो वो आप कर सकते हैं, और ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक एडिशनल पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। PyTest में ये PyTest HTML के नाम से है, और सिमिलरली यूनिट टेस्ट में भी इस तरह का कोई पैकेज होगा, वो आप खुद से सर्च करके उसको देख सकते हैं कि आपने उसमें रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है। सो ये तो बात होगी रिपोर्ट जनरेट करने की। अब उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट केसेस के, कि लेट्स से मैंने ये वाला कोड जो है इसको टेस्ट करना है,
और मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरे जो टेस्ट केसेस जो मैंने लिखे हुए हैं वो इनमें से कितने कोड को कवर कर रहे हैं, क्या वो इस कोड के अंदर जो तमाम तर पार्ट्स हैं उसको एवेल्युएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उन तमाम तर पार्ट्स के अगेंस्ट मुझे एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे एज एक्सपेक्टेड हैं या नहीं हैं। सो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इस सारे कोड की जो है वो कवरेज जनरेट करें, और उस कवरेज के थ्रू आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि आप इस कोड के कौन कौन से पोर्शन को आप टेस्ट कर रहे हैं और कौन कौन से पोर्शन को आप स्किप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल मेथड्स लिखे हुए हैं एक किसी फाइल के अंदर, और उनमें से कौन कौन से मेथड्स की आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से मेथड्स की टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर रहे, और उन मेथड्स के अंदर जाके आपने उन मेथड की एग्जैक्ट टेस्टिंग किस तरह से की है, उसमें से कितने पार्ट्स को कवर किया है, ये इंफॉर्मेशन भी आप रिट्रीव कर सकते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए आपको फिर एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज पाइटेस्ट कवरेज। सो जो आपका यूनिट टेस्ट है उसमें सिंपल कवरेज के नाम से है, और जो पाई टेस्ट है उसमें ये पाई टेस्ट कव के नाम से मौजूद है, जो कि उसी कवरेज पैकेज पर बिल्ड करता है। सो अब अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूं, तो चूंकि मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास ये पहले से मौजूद है, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो अब मैंने ये जो कोड है मेरे पास, इसकी एक कवरेज रिपोर्ट जनरेट करनी है। सो उसके लिए आप एक कमांड लिखेंगे, दैट इज पाइटेस्ट -- कवरेज रिपोर्ट, और उस कवरेज रिपोर्ट में आगे मैं HTML फाइल का नाम मेंशन करूंगा कि किस HTML फाइल में या फोल्डर जो आपने जनरेट करना है, देन आपने किस फाइल को कवर करना है वो आप मेंशन करेंगे, दैट इज जैसे मैं टेनिस का जो मॉड्यूल है उसको कवर करना चाह रहा हूँ, और देन आप फोल्डर मेंशन करेंगे कि ये किस फोल्डर में मौजूद है। सो मेरे पास अभी ये बाय डिफॉल्ट रूट फोल्डर में मौजूद है, तो मैं सिंपल यहाँ पे डॉट को मेंशन कर रहा हूँ। सो अब अगर मैं इसको रन करूँ, सो ये आपके पास रन होगा, और इसने पूरी एक उस कोड की कवरेज की है, और वो जो कवरेज रिपोर्ट है वो आपके पास अब जनरेट हो जाएगी। ऑब्वियसली जनरेट होने में थोड़ा सा ये टाइम लेगा। सो आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा जिसमें जो कवरेज रिपोर्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। सो आप यहाँ पे देखें एक कोव HTML का जो फोल्डर है वो जनरेट हो गया है, और इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स मौजूद हैं। अगर मैं इसमें से index.html को जाके देखूं, सो ये आपके पास उसकी कवरेज रिपोर्ट आ रही है, और अगर इसको मैं ओपन करूं, सो ये आपको बता रहा है कि आपकी 16 स्टेटमेंट्स थी, और उनमें से 8 स्टेटमेंट्स जो हैं उनको तो आपके टेस्ट केसेस जो हैं वो कवर कर रहे हैं, और बाकी जो हैं वो इनके लिए इस कोड को चेक करने के लिए आपने जो भी कोड लिखा है उसमें टेस्ट केसेस मौजूद नहीं है इस सारे कोड को टेस्ट करने के लिए। सो अब हम ऐसा करते हैं कि हम अपने टेस्ट केसेस जो हैं कुछ इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल टेस्ट केसेस ऐड करने जा रहा हूँ, लेट्स से 2-1 which is 30-15, एंड सिमिलरली अगर आपके पास 5-3 हो जाता है तो उसको हम कहेंगे दैट इज विन फॉर प्लेयर 1, और अगर आपके पास ये 4-3 हो जाता है तो दैट इज एडवांटेज
सो मैंने कुछ मजीद उसमें टेस्ट केसेस ऐड कर दिए हैं ताकि आपके जो कवरेज है कोड की वो कंप्लीट हो जाए, आप सारे कोड को टेस्ट कर रहे हो। सो अब मैं जाके इस टेस्ट रिपोर्ट को दोबारा से जनरेट करता हूँ। ऑब्वियसली आप वो दोबारा से इस कोड को रन करेगा और दोबारा से आपकी एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होगी। सो पहले हमारी जो कवरेज थी दैट वाज 50%। आपकी टोटल 16 स्टेटमेंट्स थी जिनमें से आप 8 को तो टेस्ट कर रहे थे, बाकी 8 के लिए आपके टेस्ट केसेस में कोई भी पाथ वो फॉलो नहीं करता था। सो अब अगर मैं इसको री रन करूँ तो आपका जो कवरेज है दैट इज 100%, जिसमें हम सारे केसेस को कवर कर रहे हैं, जिसमें एडवांटेज वाला केस भी कवर हो रहा है, विन वाला केस भी कवर हो रहा है, और अगर सिंपल पॉइंट वाला वो वाला केस भी कवर हो रहा है। सो इस तरह से आप अपने जो कोड है उसकी कवरेज को चेक करके और आपने जो टेस्ट केसेस है वो अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि 100% कवरेज का ये कतन मतलब नहीं है कि आप अपना कोड जो है उसको पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। सो इसके लिए अगर हम थोड़ी सी ब्रांच कवरेज को देखें, सो उसके लिए आप ब्रांच कवरेज होती क्या है उसकी डिटेल में बाद में आता हूँ। सो अगर आप ब्रांच कवरेज को देखें तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडिशनल पैरामीटर पास करना पड़ेगा, दैट इज कवरेज ब्रांच। सो बाय डिफॉल्ट ये अनेबल नहीं होता क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है रन होने के लिए। सो इसको आपको एक्सप्लिसिट पैरामीटर पास करके ब्रांच कवरेज निकालना पड़ेगी। सो अब अगर मैं यहाँ पे आपकी जो ब्रांच कवरेज है दैट इज 96%। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास जो ब्रांचेस होती हैं, जो इफ आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं यूजुअली वो यहाँ पे आपके पास 2 पार्ट्स उससे होते हैं। अगर आपकी कोई इफ स्टेटमेंट है तो आपके पास एक इफ का पार्ट होगा और एक आपके पास एल्स का पार्ट होगा। अगर तो आपके ये दोनों पार्ट्स फॉलो हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपकी जो कवरेज है वो कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे इशू ये था कि इफ के अगेंस्ट एल्स मौजूद नहीं था। सो आप इस इफ स्टेटमेंट को तो हम एग्जीक्यूट करके टेस्ट कर रहे थे, लेकिन चूंकि एल्स मौजूद नहीं था तो उस केस में ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पाथ होगा जो कि आपके पास ये वाला है। लेकिन इसके अगेंस्ट सेकंड पाथ जो है जिसमें आप सीधा जंप कर दें, इस ब्रांच को विजिट ना करें, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है अगर आपके पास एल्स वाली ब्रांच मौजूद नहीं है। जो सिंपल आपने ब्रांच सिंपल कवरेज जब आपने की थी, चूंकि सारी की सारी स्टेटमेंट्स उसमें कवर हो रही थी तो वहां पे आपको कोई एरर्स नजर नहीं आया। लेकिन जब आपने ब्रांच कवरेज करके देखा तो ऑब्वियसली आप इस ब्रांच के इस वाले पाथ को तो चेक कर रहे हैं, लेकिन जो ये वाला पाथ है इसको आप चेक नहीं कर रहे कि इसके अगेंस्ट आपका बिहेवियर जो है वो क्या रहता है। सो इसी वजह से जब आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको येलो से हाईलाइट करके वो बता रहा है, और इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि जो आपकी लाइन 5 है इसके अगेंस्ट आपने सीधा लाइन 8 पे जंप नहीं किया, क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है आपके टेस्ट केसेस में कभी भी फॉल्स नहीं हुई। हमेशा ही जब भी आपने इसको असेस किया है तो हमेशा ही आपकी ये ट्रू रही है और आप हमेशा ही इसके अंदर आते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन वो वाला सिनेरियो जब ये फॉल्स होगा और आपको सीधा यहाँ से आप यहाँ पे जंप करेंगे, वो वाला सिनेरियो आपका एवेल्यूएट नहीं हो रहा। सो अब इस चीज को कवर करने के लिए हम यहाँ पे एक एडिशनल जो है वो टेस्ट केस लिखते हैं ताकि हमारा वो वाला सिनेरियो भी कवर हो। सो उस केस में मैं ये कर देता हूँ दैट इज 3 4, और अब जो है एडवांटेज जो है दैट इज प्लेयर 2 को एडवांटेज है।
सो अब अगर मैं इस को दोबारा रन करूं, और मैं इसको लेट से रीलोड करता हूं, सो अब आपकी ब्रांच कवरेज भी 100% है। आपके तमाम के तमाम जो पाथ्स हैं इस पूरे कोड में वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सो इस तरह से आप सिंपल कवरेज भी चेक कर सकते हैं, और बेहतर यह है कि आप सिंपल कवरेज चेक ना करें बल्कि ब्रांच कवरेज चेक करें। और जो आपकी ब्रांच कवरेज होती है वहां पे आपको प्रॉपर मैसेज मिलेगा। अगर इनमें से कोई एक ब्रांच नहीं कवर हो रही होगी तो वो रेड से हाईलाइट होगी, और ये फिर वो येलो से हाईलाइट कर देगा इसको। और ऑब्वियसली ये कवर हो रही होगी तो ये सही रहेगी। और अगर यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो क्योंकि वो येलो से हाईलाइट कर रहा था कि आप एक को तो कवर कर रहे हैं और एक को कवर नहीं कर रहे। सो इस तरह से आप कवरेज और ब्रांच कवरेज जो है उसको यूज करके आपने जो भी आपने कोड लिखा हुआ है उसका प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट केसेस हैं वो कितने पोर्शन को कवर कर रहे हैं। ओके जी, क्लियर है? सर इस केस के अंदर तो ये छोटा सा प्रोग्राम था। जी जी सर मेरी बात आ रही? जी जी, आ रही है। इस केस के अंदर तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, तो इसकी रिपोर्ट तो जल्दी तैयार हो गई है, लेकिन जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी 2-3 हज़ार लाइन ऑफ कोड होते हैं, तो उनके ऊपर ये रिपोर्ट जनरेट करने में कितना टाइम लगता है हाँ, ऑन एवरेज? ऑब्वियसली आप सारा कुछ इकट्ठा तो नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि आपने रिपोर्ट जनरेट किसकी करनी है। मैं अभी एक स्पेसिफिक जो स्क्रिप्ट है दैट इज tennis.py उसकी रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ। सो हमने बात की थी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की। सो हमने ये नहीं करना कि जब बिल्कुल एंड पे बिल्कुल आखिरी हद तक पूरी डेवलपमेंट होगी तब जाके कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, बल्कि ये जो यूनिट टेस्टिंग होती है ये आप अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ कर रहे होते हैं। तो साथ साथ जैसे ही आपको ये आपका यूनिट कंप्लीट होता है साथ साथ उसकी जो रिपोर्ट्स है वो जनरेट करें और उसके अगेंस्ट टेस्ट केसेस लिखें, ताकि ऑब्वियसली आपका जो प्रोजेक्ट है जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। और बाद में टेस्ट केसेस लिखने का फ़ायदा भी नहीं होता है, जैसे हमने बात की थी। ऑब्वियसली बहुत सारे बग्स जो हैं आपके कोड में वैसे ही रह जाएंगे। सो बेटर यही है कि आप साथ साथ करें रादर देन के बिल्कुल एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसकी एंड पे जाके उसकी कवरेज या इस तरह की चीज़ें आप चेक करें। ओके सर। ओके जी, पाई टेस्ट की जो डिस्कशन थी वो यहीं तक थी, और थोड़ा सा ब्रेक ले लें ताकि थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद एक छोटा सा फ्रेमवर्क और है उसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो पाई टेस्ट और यूनिट टेस्ट दोनों से डिफरेंट है। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लें। अगर आपको कोई चीज़ तंग कर रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एडिशनल पॉइंट जो मैं आपके सामने ऐड कर देता हूँ, अनफॉर्चुनेटली 100% कवरेज या 100% ब्रांच कवरेज का भी ये मतलब नहीं होता कि आप सारे सिनारियोस जो हैं वो कवर कर रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें हमने एक ड्यूस का रूल एग्जिस्ट किया था और वो सिरे से ही इम्प्लीमेंटेड नहीं है इस पूरी एग्जाम्पल में। क्योंकि ड्यूस का रूल इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो ऑब्वियसली आप कवरेज या ब्रांच कवरेज करेंगे भी तो वो तो आपको 100% रिजल्ट देगा। और जब कोई चीज़ उम्मीद आप कर देते हैं तो उसको चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। सो पॉइंट ये है कि ब्रांच कवरेज या आपकी जो कवरेज 100% होने का भी ये मतलब नहीं है कि आपके जो टेस्ट केसेस हैं वो सारे सिनारियोस कवर कर रहे हैं। ये क्वाइट पॉसिबल है कि आपने कोड में ही कुछ चीज़ मिस कर दी हो, और वो जब आपने मिस कर दी है तो उसको टेस्ट करने का कोई आपके पास तरीकाकार नहीं होता उसको आइडेंटिफाई करने का। सो इस केस में ड्यूस का रूल यहाँ पे लेकिन मौजूद अगर नहीं था। यहाँ पे यूज की इनपुट अगर दे दें हम पैरामीटर्स में और फिर देख लें कि वो एरर आ जाएगा, तो उससे पता चल सकता है हमें।
हाँ जी, वो तो अगर वहां पे आप 4 लेट्स से एज अ डाटा पास करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि इसके अगेंस्ट रिजल्ट सही नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप वो डाटा भी वो पास नहीं कर रहे और टेस्ट केसेस आपने बाकी सारे लिखे हुए हैं और आपको सामने ये भी नजर आ रहा है कि ये कवरेज 100% है, तो उस केस में आपको ओमिट की हुई चीज के बारे में पता नहीं चलेगा। इस केस में तो आपको पता है ना कि प्रोड्यूस का रूल है क्या, लेकिन अगर लेट्स से आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें कोई चीज सम हो ओमिट होगी है, सो वो आपको ब्रांच या वो उस तरह की कवरेज करने से सिंपल वो पता नहीं चलेगा उसके बारे में। ठीक है सर। ओके जी, अब हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं एक एडिशनल फ्रेमवर्क को, दैट इज डॉग टेस्ट। सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो हमने यूनिट टेस्ट और पाई टेस्ट को डिस्कस किया है। जो डॉग टेस्ट है ये उन दोनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसका पर्पस जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, उससे मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ये एग्जांपल जो है ये इसको कोई आप वैल्यू पास करते हैं और ये उसके अगेंस्ट जो फैक्टोरियल है वो कंप्यूट करती है। और यहाँ पे आपने बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो मेंशन की हुई हैं कि आपने इस फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपके पास ये आउटपुट आएगी। अगर आप फैक्टोरियल 30 रन करते हैं तो आपके पास ये आउटपुट आएगी। सिमिलरली अगर आप फैक्टोरियल -1 रन करते हैं तो आपके पास एक्सेप्शन आएगी। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट का फैक्टोरियल रन करते हैं तो फिर भी एक्सेप्शन आएगी क्योंकि n जो है वो इंटीजर होना चाहिए। लेकिन अगर आपका नंबर एग्जैक्ट है तो आपको रिजल्ट रिटर्न होगा। जब आप इस तरह का कोड लिखते हैं तो आप बहुत कोई अगर जब आप फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं उसके अगेंस्ट आप कुछ एग्जांपल्स भी बनाते हैं कि ये वाली एग्जांपल्स हैं और अगर आप इस तरह से रन करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट है वो ये आएगी। जो डॉग टेस्ट है वो करता ये है कि आपकी जो एग्जांपल्स आपने लिखी होती हैं उनको चेक करता है कि क्या ये एग्जांपल्स आपके कोड के अकॉर्डिंग ही हैं। क्या ऐसे फैक्टोरियल 30 अगर रन किया जाए तो क्या मेरे पास यही रिजल्ट आएगा। ये जो आपने एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है क्या ये फंक्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। डॉग टेस्ट का बुनियादी पर्पस आपकी एग्जांपल्स को अवेल्युएट करना होता है और ये चेक करना होता है कि जैसे जैसे आप कोड लिख रहे हैं क्या आपकी एग्जांपल्स अप टू द मार्क हैं या नहीं हैं। इसका सबसे पहला यूज केस तो यही है कि आपकी जो डॉग स्ट्रिंग हैं उनको वेरीफाई करना कि वो कितनी सही हैं। सेकंड इसका यूज केस ऑब्वियसली रिग्रेशन टेस्टिंग में आएगा कि अगर आप अपना जो कोड है उसको अगर मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के दौरान आपका जो रन करने का मैकेनिज्म है लेट्स से वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, बाद में मुझे कुछ मॉडिफाई करना पड़ी और मैंने कुछ एडिशनल पैरामीटर इस फंक्शन में ऐड कर दिया। ऑब्वियसली उस केस में आपकी एग्जांपल्स भी चेंज होंगी। डॉग टेस्ट जो है वो इसका ट्रैक रखता है और अगर मॉडिफिकेशन के नतीजे में आपकी एग्जांपल्स आपके कोड के साथ मैच नहीं करती तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे वो जो एरर्स जो हैं वो रिटर्न होंगे। और इसका जो तीसरा यूज केस है दैट इज ट्यूटोरियल डॉक्यूमेंटेशन। उसमें ये होता है कि आपका ये जो कोड लिखा होता है उसमें से ये खुद से इस तरह की एग्जांपल्स एक्सट्रैक्ट करके आपको रिटर्न कर देता है जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 3 बुनियादी यूज केसेस हैं इसके। एक आपका रिग्रेशन टेस्टिंग में हेल्पफुल होता है और ऑब्वियसली आपकी डॉग स्ट्रिंग को वेरीफाई करना
और देन आपकी ट्यूटोरियल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जनरेट करना। सो ये डॉक टेस्ट के फ्रेमवर्क की मदद से आप कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था डॉक टेस्ट का। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज हम इसको करके देखते हैं कि आप करते किस तरह से हैं। डॉक स्ट्रिंग सब क्लियरली हुआ कि उसके अंदर ये कितना हेल्प करता है? जी, डॉक स्ट्रिंग आपकी ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली डॉक स्ट्रिंग। सो ये डॉक स्ट्रिंग क्या आपके इस फंक्शन के बिल्कुल अकॉर्डिंग है? दैट मीन्स अगर मैं फैक्टोरियल 30 रन करूं तो क्या मुझे यही रिजल्ट्स रिटर्न होता है या नहीं होता? सो ये डॉक स्ट्रिंग को वेरीफाई करना आपके डॉक टेस्ट फ्रेमवर्क का काम है। और चूंकि ये आप वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली रिग्रेशन टेस्टिंग में ये आपके लिए हेल्पफुल होगी कि अगर आपके कोड में कुछ चेंजेस आ जाती हैं तो आप उसकी काइंड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे होंगे। उस चेंजेस के नतीजे में अगर आपकी ये एग्जांपल्स डिस्टर्ब होती हैं तो आपको फौरन से पता चल जाएगा। सो ये दोनों चीजें काइंड ऑफ कनेक्टेड हैं आपस में, रिग्रेशन टेस्टिंग और जो आपकी डॉक स्ट्रिंग उनकी वेरिफिकेशन जो है। ओके सर। ओके जी। सो अब ये जो हमारे पास स्कोर टेनिस की जो एग्जांपल थी, इसकी मैं कुछ डॉक स्ट्रिंग जो हैं वो अब लिखना चाह रहा हूँ और हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारी एग्जांपल्स ट्रूथफुल हैं, क्या वो वही मेंशन करती हैं जो आपका फंक्शन एक्चुअल में कर रहा है। सो इसके लिए मैं फिलहाल पाइथन कंसोल पे जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो जनरेट कर सकूँ। और यहाँ पे मैं करता ही हूँ टेनिस। सो अब मैं ये करता हूँ कि जो स्कोर टेनिस का फंक्शन है उसको मैं कुछ स्कोर पास करता हूँ, 3-1 और 3-3 4-3। अब ये सारी जो एग्जांपल्स मैंने जनरेट की हैं मैं इनको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एज अ कमेंट। और ऑब्वियसली आपको यहाँ पे वो भी लगाना पड़ेगा। जी, तो इस तरह से मैंने इस कोड के लिए अपनी 3 एग्जांपल्स जो हैं वो बना ली हैं और मैंने उनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है कि उनके अगेंस्ट मुझे ये आउटपुट आनी चाहिए। अब अगर मैंने ये चेक करना है कि क्या ये मेरी जो डॉक स्ट्रिंग है ये सही हैं कि नहीं हैं, सो इसके लिए आप करेंगे ये कि कंसोल पे जाएंगे और बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम दूसरे टेस्ट रन करते थे, मैं यहाँ पे डॉक टेस्ट जो है वो मेंशन कर दूंगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपको ये एरर जो है वो रिटर्न करेगा क्योंकि जो डॉक टेस्ट है वो बाय डिफॉल्ट आपकी सारी स्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं करता कि आपने किन के लिए रन करना है। सो फिर आपको लिहाजा वो जो फाइल है उसका नेम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सो मैंने tennis.py के लिए चेक करना है कि क्या मेरे डॉक स्ट्रिंग्स जो हैं वो सही हैं कि नहीं है। सो अब अगर मैं रन करूं तो हुआ ये है कि आपके तमाम के तमाम टेस्ट केसेस जो हैं वो रन तो हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि कोई फेल नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे वो उस तरह से कोई एरर भी नहीं आ रहा। सो अगर लेट्स से यहाँ पे कोई फेल होता है और मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो तब आपको वो यहाँ पे ये एरर जो है वो रिटर्न करेगा कि जी एक्सपेक्टेड जो है आपकी जो एग्जांपल नंबर
ये स्कोर 10s3 4 वाली जो एग्जांपल है वहाँ पे एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है दैट शुड बी 40 ऑल, लेकिन आपको जो मिल रही है दैट इज एडवांटेज प्लेयर 2। सो अगर आप ये वाला टेस्ट रनर यूज करें तो ये इतना हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि जब आपके टेस्ट केसेस पास होते हैं तो तब आपको पता नहीं चलता कि कितने टेस्ट केसेस रन हुए हैं या कितने टेस्ट केसेस रन नहीं हुए। सो आप जो पाई टेस्ट है उसका टेस्ट रनर भी यूज कर सकते हैं। सो उसके लिए सिंपल जिस तरह हम पाई टेस्ट रन करते हैं वो आप यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं एडिशनल एक आर्गुमेंट पास कर दूंगा दैट इज डॉग टेस्ट मॉड्यूल्स। तो आप जब ये पास करते हैं तो आपको पूरा ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, और इनमें से जो फेलियर है वो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी। सो बेहतर है कि आप पाई टेस्ट का जो टेस्ट रनर है वो यूज करें। सिमिलरली आप पाइचार्म का टेस्ट रनर भी यूज कर सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली जो डॉग टेस्ट है यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो यहाँ से जाके आप डॉग टेस्ट जो है उसको ऐड कर सकते हैं, और वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ऑल इन फोल्डर मेंशन कर दें कि आप पूरे का पूरा फोल्डर के अंदर जो तमाम तर जितनी भी आपके पास स्क्रिप्ट्स हैं उसके अंदर तमाम तर स्क्रिप्ट्स के अंदर से डॉग टेस्ट रन करें। सिमिलरली आप किसी एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के लिए भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और किसी क्लास मेथड और फंक्शन के लिए भी मेंशन कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास ये पहले से मौजूद है तो मैं इसी को ही यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो अगर आप पाइचार्म का टेस्ट रनर यूज करते हैं तो वो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये एग्जांपल्स रन हुई थी और उनमें से ये वाली जो है ये फेल हो रही है, और इसमें आपके पास एक्सपेक्टेड ये है और एक्चुअल में आपने ये रिट्रीव किया। सो इस तरह से आप अपने डॉग टेस्ट जो स्ट्रिंग्स हैं उनको लिख सकते हैं। ये तो है सिंपल केसेस। अभी तक फॉलो कर रहे हैं ना मुझे, इससे पहले कि मैं आगे डिस्कस करूं, अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ लें मुझसे। ये अभी तक जो हमने बात की ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें आपकी जो आउटपुट है वो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो आउटपुट है वो हो सकता है रैंडम नंबर्स हों, या वो ये हो सकता है कि आपके पास कोई डेट टाइम की स्ट्रिंग्स हों। डेट टाइम स्ट्रिंग्स होने के अलावा ये पॉसिबिलिटी है कि कोई एक्सेप्शन मैसेज हो, एक्सेप्शन हो सकती है, या आपकी ऑब्जेक्ट आईडीज हो सकती हैं। तो जब इस तरह की चीजें आपके पास आती हैं तो ऑब्वियसली इस केस में जब आप मल्टीपल रन्स करेंगे तो आपकी जो आउटपुट है वो चूंकि चेंज हो रही होगी, और आपने एक रन के दौरान वहां पे जो चीज मेंशन की हुई है तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि जब आप अगला रन करेंगे तो वहां पे कोई डिफरेंट चीज जनरेट हो। जैसे रैंडम नंबर की ही एग्जांपल है, आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करने का फंक्शन लिखा हुआ है और आपने जब रन किया तो लेट्स से वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है 5। अब मैं अगली बार जब रन करूंगा तो ऑब्वियसली वो रैंडम नंबर जो है वो डिफरेंट जनरेट होगा। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी डॉग स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं तो वो डेफिनेटली फेल होंगी। सो इस चीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स जो जनरेट की हुई हैं जिसमें आपका डेट और टाइम जो है वो जनरेट होता है, आपका जो डाइस है उसको रोल किया जाता है और वो रैंडमली आपको 1 से 6 के दरमियान वैल्यू रिटर्न करता है। सिमिलरली अगर आपने मल्टीपल डाइसेस जो हैं उनको अगर यूज करना है तो क्या होगा। सो अगर इसके लिए मैं डॉग स्ट्रिंग लिखता हूँ तो मैं उसी तरह टर्मिनल पे जाता हूँ और यहाँ से पेंडिंग आउटपुट जो है उसमें मैं इंपोर्ट करता हूँ स्टैटिक को। अब मैं डेट ऑन टाइम को अगर यहाँ पे गेट करूँ
सो मेरे पास ये डेट और टाइम जो है वो आ गया है मेरे पास। सो मैं इस डॉक स्ट्रिंग को यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूं, सॉरी, ऑब्वियसली ये वाली जो डॉक स्ट्रिंग है ये पास नहीं होगी। मैं अगर इसको रन करता हूँ सो ये वाली ऑब्वियसली फेल होगी। प्रॉब्लम ये है कि जब आपने वो टेस्ट केस लिखा था उस वक्त तो जैसे 12:32 हुए थे, लेकिन जब आपने दोबारा से उसको असेस किया तो उस वक्त आपका जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। सो इस तरह की चीज़ों को अब हैंडल किस तरह से करना है, ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है। सो इसको हैंडल करने के लिए हम जो है वो एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं। एलिप्सिस का पर्पस ये होता है कि आपकी जो ऐसी आउटपुट जिसने चेंज होना है उसको आप एक वाइल्ड कार्ड से रिप्लेस कर देते हैं। आप उस जगह पे कोई भी वैल्यू आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपकी टोस्टिंग वैल्यूएट होंगी सो वो उसको वाइल्ड कार्ड कंसीडर करेगा और उस पर कोई भी चीज़ अगर मौजूद हो सो वो उसको एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, और बाकी वाला जो आपका पोर्शन होगा उसको वो एग्जैक्ट मैच कर देगा। सो एलिप्सिस को यूज करने के लिए आपने यहाँ पे एडिशनल एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, दैट इज डॉक टेस्ट, और प्लस मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा दैट इज एलिप्सिस। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, और मेरी आउटपुट का वो वाला पार्ट जो चेंज होता है उसको मैं ट्रिपल डॉट से रिप्लेस कर दूंगा। सो आपके पास बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी, लेकिन जो वाला पार्ट चेंज होता है उसको काइंड ऑफ मैंने एक वाइल्ड कार्ड से रिप्लेस कर दिया है। और यहाँ पे मैंने एलिप्सिस को मेंशन कर दिया है कि इसमें एलिप्सिस यूज होंगी, और यहाँ पे भी ट्रिपल डॉट्स मौजूद होंगे। उसको बेसिकली वो एज अ वाइल्ड कार्ड वो इंटरप्रेट करेगा। सो अब अगर मैं इसको रन करूं सो अब आपका जो टेस्ट केस है वो पास हो रहा है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। सो जो रैंडम नंबर्स हैं उसके केस में भी आप बिल्कुल सिमिलर तरीके से एलिप्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपके जहाँ जहाँ पे रैंडम नंबर्स जनरेट होने हैं होंगे आप उनको एलिप्सिस से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम कर लेते हैं। अगर मैं रोल डाइस को एग्जीक्यूट करूं सो मेरे पास ये आउटपुट आती है, और मैं यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग पेस्ट करता हूँ। सो अगर आप इसको इसी तरह से रन करें तो ऑब्वियसली आपके पास एरर आएगा, क्योंकि रैंडम नंबर अगली बार वो जो है वो डिफरेंट जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको एलिप्सिस से रिप्लेस कर दें तो देन आपके पास एरर नहीं आएगा। सो बेसिकली अब आपका जो टेस्ट केस है वो पास हो रहा है। जो आपका रैंडम नंबर्स होते हैं उनको मैनेज करने का एक और तरीकाकार भी है। उसमें आप ये करते हैं कि आप अपने रैंडम नंबर्स को सीड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपने रैंडम नंबर्स को सीड कर दूं, ऐसे रैंडम डॉट सीड, और यहाँ पे लेट्स से पास करता हूँ। सो जब आप सीड कर देते हैं तो ऑब्वियसली अगर आपने किसी स्पेसिफिक वैल्यू से जब सीड किया होता है तो उसके बाद जो है वो रैंडम नंबर एक ही तरह के जनरेट होते हैं। आप सीड के कंसेप्ट से बड़ा फेमिलियर होंगे। तो अगर हम एक सीड देते हैं और उसके बाद अगर आप रैंडम नंबर जनरेट करते हैं तो वो एक ही तरह के रैंडम नंबर जनरेट होंगे।
सो मैं इस टेस्ट केस को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं रैंडम डॉट सीड को यूज कर लूँ और मैं एलिप्सिस यूज करने की बजाय वहाँ पे मैं ये 1 यूज कर लेता हूँ। सो इस केस में भी ये टेस्ट केस आपका हमेशा पास होगा, क्योंकि जब आप सीड कर देते हैं तो उसके नतीजे में वो हमेशा एक ही रैंडम नंबर के अगेंस्ट आपके पास जनरेट होता है। दो आपका ये फंक्शन जो है ये डिफरेंट रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा, लेकिन सिर्फ हमने अपने टेस्ट केस के लिए उसको सीड किया है ताकि टेस्ट केस में रैंडम नंबर जो हैं वो डिफरेंट जनरेट ना हो, वो एक ही जनरेट हो। सो अब अगर आप इसको एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास ये फिर से सही एवेल्युएट होगा। सो इस तरह से रैंडम नंबर्स को आप एलिप्सिस से भी मैनेज कर सकते हैं और एलिप्सिस के अलावा आप सीड करके भी उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपने रैंडम नंबर्स को किस तरह से हैंडल करना है। उसके बाद आपके पास एक्सेप्शंस हैं और ऑब्जेक्ट आईडीज हैं। उसकी बात कर लेते हैं कि एक्सेप्शन में आपके पास क्या इश्यूज आते हैं। ये मेरे पास एक रोल डाइस मल्टीपल का फंक्शन है जिसको आप एक नंबर पास करते हैं और वो उतने बेसिकली रोल्स जो हैं वो आपको रिटर्न कर देता है। सो अगर मैं रोल डाइस मल्टीपल को यूज करूँ यहाँ पे, सो लेट्स से मैं अगर 3 पास करता हूँ तो वो मुझे 3 नंबर्स जो है वो रिटर्न कर देता है, दैट इज 3, 1, 4। और अगर इसको मैं लेट्स से 6 पास करता हूँ तो ऑब्वियसली आपको 3 रैंडम नंबर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ अननोन सी चीज पास कर दूँ नंबर्स की बजाय, अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, तो उस केस में आपके पास जो है वो ये एक एक्सेप्शन थ्रो होगी। और अगर मैंने ये एक्सेप्शन जो है इसके अगेंस्ट कोई डॉग टेस्ट लिखना है, सो मैं ये डॉग टेस्ट जो है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इस एक्सेप्शन में, सॉरी ये बात चला गया, इस एक्सेप्शन में प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया था, सो उस वक्त तो जो आपके पास एरर आया था दैट वाज एट लाइन नंबर 16। लेकिन जैसे ही हमने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट किया तो ऑब्वियसली ये लाइन नंबर ही आपका जो है वो चेंज हो गया है। क्योंकि ये लाइन नंबर चेंज हो गया है, ये लाइन नंबर 16 से 30 हो गया है, क्योंकि कुछ हमने ऊपर भी चीज़ें पेस्ट की हैं और वो जो हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पे वो डिफरेंट टाइम पे किया था। सो पॉइंट ये है कि जब आप इसको पेस्ट करते हैं तो आपका जो लाइन नंबर है वो चेंज हो जाता है। और ये हमारे पास एक इशू है। लेकिन जो फ़ायदा ये है कि डॉग टेस्ट इस तरह की चीज़ों को जो एक्सेप्शन होती हैं उनको आपके बिहाफ पे खुद ही हैंडल कर देता है, आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं जो एक्सेप्शन के दरमियान में आ रहे होते हैं वो उनको खुद से इग्नोर कर देता है। सो आपको यहाँ पे खुद जो है करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सो अब अगर आप इसको रन करें तो ये रन नहीं होगा क्योंकि इसमें यूनिकोड लेटर्स हैं। सो मुझे थोड़ा सा कमेंट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे आर मेंशन कर दिया है ताकि ये जो यूनिकोड लेटर्स हैं जैसे ये स्लैशेस वगैरह हैं वो इस कमेंट में मैनिपुलेट हो जाए। सो अब अगर आप इसको रन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपका ये वाला जो टेस्ट केस है ये भी सही रन हो रहा है, रोल डाइस मल्टीपल वाला, क्योंकि जो एक्सेप्शन की जो डिटेल होती है इस तरह की वो आपका डॉग टेस्ट खुद से ही इग्नोर कर देता है, आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस मैसेज को टोटली यहाँ से एलिमिनेट कर दूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको मैंने ट्रिपल डॉट से रिप्लेस कर दिया है। सो अब अगर मैं रन करूँ तो अब भी आपका ये वाला जो है सही, बिल्कुल सही रन होगा। सो समटाइम्स एक और इसमें जो एडिशनल बात ये है कि अगर आप पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं
सो डिफरेंट वर्जन्स में ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जो ये एक्सेप्शन मैसेज है वो डिफरेंट हों डिफरेंट वर्जन्स में। सो अगर आप इस वक्त लेट्स से मैं 3.6 पाइथन का वर्जन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, उसमें तो ये मैसेज इस तरह से शो होता है, और अगर आप पाइथन 2 यूज़ करते हैं तो उसमें क्वाइट पॉसिबल है कि ये मैसेज डिफरेंट तरह से शो हो। और अगर आपका ये मैसेज चेंज होता है तो आपका ये डॉक टेस्ट जो है ये पास नहीं होगा। सो उसके लिए आप एक एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, दैट इज हैश डॉक टेस्ट, एंड उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि इग्नोर एक्सेप्शन डिटेल। ओके, सो इस तरह से आप जब मेंशन करेंगे तो आपका ये डॉक टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्शन की डिटेल को भी कंसीडर नहीं करेगा। अब अगर आप ये वाला कोड पाइथन के मल्टीपल वर्जन्स में रन करते हैं तो आपको किसी भी तरह का इशू नहीं आएगा। सो ये हो गया कि एक्सेप्शंस को किस तरह से मैनेज करना है आपने डॉक टेस्ट में। अब लास्ट पे आपके पास ऑब्जेक्ट आईडीज रह गए हैं। जो ऑब्जेक्ट आईडीज होते हैं उनको भी आप एलिप्सिस की मदद से मैनेज कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं क्विकली। लेट्स से मैं कोई क्लास क्रिएट करता हूं, दैट इज एग्जांपल क्लास, और इसके अंदर मैं कोई भी इम्प्लीमेंटेशन फॉर टाइम बीइंग नहीं पास करता, और यहाँ पे मैं एक मेथड लिख रहा हूं जिसमें आप इस ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे। सो मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं और उसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूं इस सिंपल से आपके जो मेथड के दौरान। सो अब मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो मुझे इसको दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने उस फाइल को अपडेट किया है तो मुझे इसको दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो अब अगर आप इस गेट ऑब्जेक्ट को यूज करें सो आप ये देख सकते हैं कि आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो ये है। और अगर मैं मल्टीपल रन्स करता हूं तो ऑब्वियसली हर टाइम ये जो एड्रेस है ऑब्जेक्ट का ये चेंज हो रहा होगा। सो इसको अगर मैं एज अ डॉक स्ट्रिंग यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं अपने टेस्ट केसेस जो हैं उनको रन करता हूँ, तो ये वाला टेस्ट केसेस जो है केस जो है ये पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे जब आपने अभी अभी इसको रन किया है तो वो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा। सो इसका हल भी ऑब्वियसली बड़ा सिंपल सा है कि आप ये वाले पोर्शन को एक एलिप्सिस से रिप्लेस कर दें। सो आप यहाँ पे एलिप्सिस को यूज करें, और जिस पार्ट में चेंज होना है, लेट्स से इस पार्ट में चेंज होना है, तो इसको मैं यहाँ पे एलिप्सिस से रिप्लेस कर देता हूँ। अब वो जो मेरा वो टेस्ट केस है वो बिल्कुल सही रन हो रहा है। सो इस तरह से आप जो आपके मेथड्स ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करते हैं आप उनको भी हैंडल कर सकते हैं। सो ये तो जो हमारी डिस्कशन थी दैट वाज अबाउट डॉक टेस्ट, और आप डॉक टेस्ट को पाई टेस्ट और ऑब्वियसली यूनिट टेस्ट के साथ यूज कर सकते हैं, और सिंपल आप एक एडिशनल आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो आपकी जो डॉक स्ट्रिंग्स हैं वो सारी की सारी एवेल्युएट हो जाएंगी। सो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। इसमें अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो वो आप पूछ लें। ऑब्वियसली इसके रेलेवेंट एक असाइनमेंट भी आपको असाइन की जाएगी जो आपने करनी होगी डॉक टेस्ट और पाई टेस्ट के लिए।